नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूपीएससी 360 में। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे कि आरबीआई ने एक कमेटी गठित की थी, उसके द्वारा जो रिफॉर्म्स लाए गए थे और उसका जो सजेशन था, जो मेंस पॉइंट के व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो आज उस पर डिस्कस करेंगे। और जो भी रेगुलेटरी बॉडीज है जो डिजिटल पेमेंट को इनकरेज करती है, उसको कंट्रोल करती है, आज उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो उससे पहले पहले आपको बता दें कि यदि आपने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों, आज के इस लेक्चर को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने अब तक देख लिया था कि वाई वी शुड इनकरेज द डिजिटल इकोनॉमी, और क्यों हमें डिजिटल से ही ट्रांजेक्शन करनी चाहिए। उसके बाद हमने कुछ रिफॉर्म्स जो है कि बिफोर 2019 में लाई गई थी, तो उसके बारे में भी हमने देखा था कि क्या क्या कैसे इनकरेज कर सकते हैं डिजिटल इकोनॉमी को। इस लेक्चर में हम बात करेंगे कि जो रिफॉर्म्स ड्यूरिंग 2019 लाई गई थी, आज उसी पर डिस्कस हम लोग करेंगे दोस्तों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस लेक्चर में। तो आरबीआई एक कमेटी गठित करती है, उसका नाम था नंदन नीलकणी कमेटी। तो सबसे पहले आप कभी भी अगर किसी भी तरह का कोई अगर कमेटी आप नोटिस करते हैं, तो सबसे पहले उस पर आपको ध्यान रखना चाहिए कि सबसे पहले कि उसका कमेटी का क्या ऑब्जेक्टिव था, क्या ऑब्जेक्टिव है। उसके बाद ये किस ईयर में लाई गई थी, तो उसी तरह से यहाँ पर बात करें दोस्तों, तो ऑब्जेक्टिव्स इसका क्या था नंदन नीलकणी का, तो ये लेस कैश इकोनॉमी पर लाई गई थी, और डिजिटल पेमेंट से रिलेटेड जो भी रिकमेंडेशन था उसके आधार पर रिपोर्ट बनाई गई थी। उसके बाद कौन से ईयर में ये लाई गई थी, तो 2019 के समय में ये रिफॉर्म्स और जो भी कमिटी थी रिपोर्ट लाई थी। उसके बाद इस कमेटी को अपॉइंटेड किसने किया था, तो ये जो कमेटी थी, इस कमेटी को अपॉइंटेड आरबीआई ने किया था। उसके बाद कि ये जो हु इज द चेयरमैन, तो चेयरमैन इसके थे नंदन नीलकणी। तो बाकी इसमें जो है कि अदर मेंबर्स नॉट इम्पोर्टेंट, इसमें वही मतलब जब तक कोई हाई प्रोफाइल कोई पर्सनालिटी नहीं होते हैं, या मतलब जैसे कि 15 फाइनेंस कमीशन, तो अब तक जो है कि इस चीज को हमें ज्यादा ये नहीं करना चाहिए। ठीक है। उसके बाद हमें ज्यादा फोकस करने की बात है कि जो भी रिकमेंडेशन लाई गई थी इस नंदन नीलकणी कमेटी में, तो उस पर ज्यादा हमें फोकस करना है दोस्तों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या रिफॉर्म्स थे। तो सबसे पहले नंदन नीलकणी ने गवर्नमेंट को रिफॉर्म्स के लिए बहुत सारे सजेशन दिए थे। आज हम उस सजेशन के बारे में देखेंगे। तो उस सजेशन में क्या था कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। तो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर में क्या था कि जो गवर्नमेंट जो भी ट्रांसफर करती है सब्सिडी है या मनरेगा का जो मतलब पेमेंट्स होता है, तो वो डायरेक्टली क्या उनके अकाउंट में जो है कि भेजा जाता है। तो ये सब्सिडी के माध्यम से भेजा जाता है। तो उनका ये कहना था कि गरीब आदमी क्या करता है कि वो जा करके और डायरेक्ट वहां से इंटायर अमाउंट को बैंक अकाउंट से निकाल लेता है। ऐसा क्यों करता था, क्योंकि जो लोकल मर्चेंट्स थे उनके पास कोई किसी तरह का भीम यूपीआई जो है कि होता नहीं था, एंड दैट्स व्हाई दे डोंट एक्सेप्ट द डिजिटल पेमेंट्स। और इसलिए जो है कि जो एडॉप्शन था उससे रिलेटेड हम मतलब कि रिफॉर्म्स दिया कि हमें क्या करना चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा भीम यूपीआई का एडॉप्शन होना चाहिए। उससे रिलेटेड हमें क्या अवेयरनेस फैलाने की जरूरत है। दूसरा सजेशंस क्या दिया गया था कि गवर्नमेंट्स जो एमडीआर सब्सिडी जो मर्चेंट्स के लिए देती थी, तो उसको भी क्या कर 2 साल के लिए और एक्सटेंड करने की बात कही गई थी। हमने पिछले लेक्चर्स में एमडीआर सब्सिडी क्या होता है उसके बारे में डिस्कस कर लिया था। सो आगे देखते हैं कि एडिशनल क्या क्या गवर्नमेंट के द्वारा दी गई थी, गवर्नमेंट को दी गई थी नीलकणी के द्वारा। तो कुछ कंपनीज है उसको टैक्स इंसेंटिव्स मिलना चाहिए ताकि वो डिजिटल पेमेंट कर सके। और जो भी डिजिटल पेमेंट्स के लिए जो डिवाइस होता है, पीओएस मशीन होता है, उसका जो मैन्युफैक्चरिंग है उस पर टैक्स में रिडक्शन की जाए। उसके बाद है कि गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो भी है, होता क्या है कि जब भी हम
मतलब गवर्नमेंट कुछ इंस्टीट्यूशंस होता है जहाँ पे अगर आप कभी डिजिटल पेमेंट करते हैं तो वहाँ पे कन्वीनियंस फी के रूप में कुछ चार्ज कर लिए जाते हैं। जो भी फीस वगैरह होता है जो एडिशनल ले लिया जाता है पब्लिक से, तो उसको भी क्या करना चाहिए, छोड़ना चाहिए। यानी कई बार आप अगर सपोज कि बिजली का बिल अगर पेमेंट करने जाते हैं तो वहां पे क्या होता है कि वे लोग कन्वीनियंस फी के रूप में, जैसे कि जो पोर्टल होता है, पोर्टल को मेंटेनेंस चार्ज के रूप में आपसे वो फी चार्ज कर लेते हैं। तो ये सब जो है रिमूव करने के लिए गवर्नमेंट को सजेस्ट किया। फिर नीलकनी ने और भी सारे गवर्नमेंट को इस रिफॉर्म में बताया कि जैसे कोई भी अगर नेशनल मोबिलिटी कार्ड है तो उसके यूसेज से रिलेटेड, यानी कि नेशनल मोबिलिटी कार्ड हमने पिछले लेक्चर्स में बताया था दोस्तों कि वो एक कॉमन कार्ड होता है जिसका टोल टैक्स में पेमेंट करने में भी इस्तेमाल हो सकता है, या मेट्रो वगैरह, मतलब हर पेमेंट के लिए, पेमेंट ट्रांजेक्शन के लिए सिर्फ एक कार्ड का इस्तेमाल करना। नेशनल मोबिलिटी कार्ड को हम आगे भी देखेंगे, ठीक है। अब क्या होता है कि जैसे कोई भी अगर जैसे केवाईसी हर एक काम के लिए अगर कोई भी काम हो, यानी कि नेशनल मोबिलिटी कार्ड वैलिड से रिलेटेड अगर, तो हर बार क्या किया जाता है कि कस्टमर से नो केवाईसी डॉक्यूमेंट्स का रिक्वायरमेंट कर दिया जाता है, यानी कि बार बार आधार कार्ड मांगना ये सब के लिए। तो एक मतलब नंदन नीलकनी ने बताया कि बार बार इस तरह से जो मांगा जाता है तो उस चीज को क्या करना चाहिए कि रिमूव करने की बात कही गई थी। और बार्टर्स टू बिटकॉइंस का मतलब है कि जो भी सेलिंग्स था उसको लाया जाए, ठीक है। फ्यूचर मोबाइल्स में हैव एनएफसी टेक्नोलॉजी। अब एनएफसी टेक्नोलॉजी का क्या मतलब है दोस्तों, यानी कि आगे आने वाले समय में अब जो भी ये कार्ड्स हैं मे बी कि रेडुडेंट हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि अब ऐसे भी जो है कि टेक्नोलॉजी आ रही है जिसमें क्या होगा कि डायरेक्ट वो कार्ड दूर से ही उसको सेंस करके और पेमेंट हमारा हो जाएगा। तो ये कुछ टेक्नोलॉजी आने के बाद जो है कि कार्ड क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। उसके बाद गवर्नमेंट को एक मतलब सजेशन दिया गया था नीलकनी के द्वारा कि एक एक कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम भी बनाई जाए फॉर फाइनेंस, यानी कि उसका क्या नाम रखा गया, फिनसर्ट। ये हमारे पास जो है कि कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम ऑलरेडी पहले से ही है, लेकिन ये जो सेटअप है ये केवल स्पेशली किसके लिए बोला गया था कि अब फाइनेंस के लिए सेटअप किया जाए। क्यों? ताकि अगर किसी भी तरह का कोई साइबर अटैक्स या कोई भी इस तरह का जो रैंसमवेयर अटैक होता है तो उसको प्रिवेंट किया जा सके। उसके बाद नीलकनी ने आरबीआई को भी कुछ रिफॉर्म्स करने के लिए सजेस्ट किया था। उसमें देखते हैं नंदन नीलकनी ने बोला कि आरबीआई को भी क्या करना चाहिए कि एक डिजिटल फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स तैयार करना चाहिए, जो क्या करेगा, जो प्रोग्रेस है उसको मॉनिटर करेगा और उसके आधार पर जो भी स्टेप्स जो लेने योग्य है ले सके। उसके बाद है कि अगर कोई भी यूजर तो है तो उसके 5 किलोमीटर के अंदर में एक बैंकिंग एक्सेस पॉइंट होनी चाहिए। और इसके लिए क्या बोला गया कि जो भी लोकल वेंडर है उसको बनाया जा सकता है, यानी कि जो बैंक मित्र होता है, जो जुगाड़ू होता है, मतलब एक कि लोकल में वहां पे बैंकिंग एक्सेस मिल सके। उसके बाद उन्होंने ये भी बोला था कि सेटअप एक्सेप्टेंस डेवलपमेंट फंड, ताकि ये जो एक्सेप्टेंस डेवलपमेंट फंड का बात कही थी डेवलप करने के लिए, तो ये जिसमें क्या था कि डेवलप डिजिटल पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर इन पुअरली सर्व एरियाज, मतलब वैसे एरियाज जहाँ पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है पेमेंट के डेवलपमेंट से रिलेटेड, तो वहां पे ये स्थापित की जा सके और वहां पे जो भी डिवाइसेस है पीओएस से रिलेटेड, मैन्युफैक्चरिंग है या उससे इंपोर्ट से रिलेटेड, तो उसमें उसको सब्सिडी मिल सके। उसके लिए क्या बोला कि ये फंड दोनों यानी आरबीआई और बैंक दोनों मिलकर के इसे क्या कर सकता है, को कंट्रीब्यूट करके इस फंड में और इसका डेवलपमेंट कर सकता है। नाउ हम लोग देखते हैं कि नीलकनी ने और भी एडिशनल आरबीआई को पेमेंट रिफॉर्म्स के लिए सजेस्ट किया था। एमडीआर पेमेंट फी है
उसको क्या किया जाए और कम किया जाए, ताकि जो भी मर्चेंट है उसको क्या किया जा सके, इनकरेज किया जा सके, ताकि ज्यादा ट्रांजेक्शन डिजिटली हो। फिर उसके बाद है कि अलाउ कस्टमर्स टू डू एक्स नंबर ऑफ डिजिटल पेमेंट्स ट्रांजेक्शन पर मंथ विथ नो चार्ज। और इस तरह से मतलब कस्टमर को भी उसमें इंक्लूड कर लिया जाए कि अगर कोई भी कस्टमर्स है और एक्स नंबर का मंथली उसका एक कोटा फिक्स कर दी जाए कि अगर कोई भी जैसे ट्रांजेक्शन है 2 लाख 5 लाख जो भी हो, बट नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन की बात करता है, एबव दिस नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन दे में चार्ज। उसके बाद है रेगुलर सैंडबॉक्स कंट्रोल इन्वायरमेंट टू टेस्ट इनोवेटिव प्रोडक्ट्स सर्विस बिफोर देयर मास डिप्लॉयमेंट। और कोई भी इस तरह का जो रेगुलेटरी सैंडबॉक्स है, यानी जैसे पीओएस मशीन्स है या जो भी मतलब इससे रिलेटेड जो डिजिटल ट्रांजेक्शन के लिए जो मशीन्स यहाँ पे लगाई जाएगी, तो उसके लिए बताया गया कि इनोवेशन से रिलेटेड एक इन्वायरमेंट बनाया जाए, एक रेगुलेटरी सैंडबॉक्स बनाया जाए, ताकि अच्छे तरीके से इसका इम्प्लीमेंटेशन किया जा सके। उसके बाद आरबीआई को और भी जैसे कि रिफॉर्म से रिलेटेड सजेशन मिला था नंदन नीलकनी के द्वारा। उसमें बोला गया कि आरबीआई जो 24/7 जो नेफ्ट चार्जेस है उसको जो है कि क्या करना चाहिए, रिमूव कर देनी चाहिए। यानी आपको पता है दोस्तों, हमने पिछले लेक्चर्स में हमने बात की थी कि नेफ्ट और आरटीजीएस दो मोड ऑफ ट्रांसफर होता है डिजिटल, जिसके लिए आरबीआई क्या कर रहा था पहले, तो उसके लिए चार्ज लिया जाता था। बट बाद में जो है कि आरबीआई इस चीज को क्या करती है कि रिमूव करता है चार्ज को, और दे सजेस्टेड अदर बैंक्स टू दिस दैट they should also remove the charges transaction through नेफ्ट और आरटीजीएस। यानी कि कोई भी पीपुल अगर नेफ्ट और आरटीजीएस के माध्यम से अगर ट्रांसफर करते हैं तो उनको किसी तरह का कोई चार्ज आरबीआई के द्वारा भी नहीं लिया जाता है, और कोई बैंक भी और बैंकों को भी क्या करना चाहिए, उनको नहीं लेना चाहिए इससे रिलेटेड जो भी चार्जेस है। तो आगे देखें, नंदन नीलकनी का जो एनपीसीआई को सजेशन था रिफॉर्म्स में, उन पर भी हम फोकस करते हैं। एनपीआई ने बोला कि हमें जो कंट्रीज है, यानी कि जैसे अदर कंट्री जैसे अफ्रीका है या मतलब सेंट्रल एशिया, यूरोप में या अदर कंट्रीज में, तो रिफॉर्म्स था कि जो भी कंट्रीज है तो उसके साथ टाई अप करना चाहिए भीम यूपीआई के साथ, ताकि जो मतलब भारत के लोग विदेशों में रहते हैं तो भारत में पैसे भेजने के लिए वे भीम यूपीआई का इस्तेमाल कर सके, रुपए का इस्तेमाल कर सके, ताकि भारत को ज्यादा रिमिटेंस प्राप्त हो। उसके बाद है कि इनकरेज लोकल लैंग्वेज ऐप सॉफ्टवेयर फॉर डिजिटल पेमेंट। अब कहीं भी जैसे सॉफ्टवेयर हो अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए, यानी कि लोकल लैंग्वेज में होना चाहिए, ताकि ज्यादा एक्सेस मिल सके इसका और फाइनेंशियल इंक्लूजन में काफी इंक्रीमेंट हो। उसके बाद ये बोला गया कि 3 पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम इन इंडिया, ये जो विजन है 2019 टू 2021, आरबीआई पब्लिश दिस डॉक्यूमेंट इन 2019। May it repeated most of the points that नीलकनी रिपोर्ट सेड। यानी कि बाद में एक और कमेटी बनती है विजन्स के नाम से, यानी कि पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम इन इंडिया 2019 टू 2021। इसमें भी नीलकनी ने जो रिपोर्ट में बात कही थी उसी बात को इन्होंने क्या किया था, रिपीट किया था। तो हालांकि ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, बस एक ग्लिम्सेस होनी चाहिए। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं कि हमने देख लिया कि इन डिजिटल पेमेंट को इनकरेज करने के लिए जो 2019 के पहले जो रिफॉर्म्स लाए गए हैं उसका भी हमने पिछले लेक्चर्स में डिस्कस कर लिया। आज के लेक्चर्स में हमने डिस्कस कर लिया कि जो 2019 के दौरान जो रिफॉर्म्स लाए गए थे उसको हमने क्लियर समझ लिया। नाउ दोस्तों, अब हम बात करेंगे रेगुलेटरी बॉडीज और जो पेमेंट है, रेगुलेटरी बॉडीज पेमेंट्स, और जो रेगुलेटरी बोर्ड है डिजिटल ओम्बड्समैन, उससे रिलेटेड अब बात करते हैं दोस्तों। तो
इसमें ये बोला गया था रेगुलेशन ओवर पेमेंट सेटलमेंट्स, यानी कि नरसिम्हन 2 कमेटी बनती है कब 1998 में। उनका जो कमेटी था वो बैंकिंग रिफॉर्म्स पे आधारित था। उन्होंने क्या सजेस्ट किया था कि एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क होना चाहिए फॉर ई बैंकिंग एंड कार्ड पेमेंट से रिलेटेड। उसके बाद उन्होंने कहा था और उसी आधार पे 2007 में एक पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट बनाया जाता है, जिसमें आरबीआई को पावर मिला एक स्टैट्यूटरी बॉडी के बोर्ड के रूप में। आरबीआई ने एक स्टैट्यूटरी बोर्ड बनाया जिसका क्या नाम था, बोर्ड फॉर रेगुलेशन एंड सुपरविजन ऑफ पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम, बीपीएसएस। ये आरबीआई के द्वारा एक स्टैट्यूटरी बनाया गया और इसमें क्या था कि जो भी इससे रिलेटेड पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम से रिलेटेड जो को मतलब बोर्ड इसको संभालती थी। उसके बाद है कि ऑल पेमेंट सिस्टम प्रोवाइडर्स हैव टू रजिस्टर विद द आरबीआई बीपीसीएस, यानी जो भी बैंक्स होंगे या पीपीआई होंगे, ठीक है, यानी प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स, वैलेट या नॉन बैंक या बैंक जो भी हो, सबसे पहले उनको क्या करना होगा कि बीपीएसएस यानी आरबीआई का जो स्टैट्यूटरी बॉडी है उसके साथ उनको रजिस्टर करना पड़ेगा। उसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों कि इससे पहले रतन वाटल कमेटी जो डिजिटल पेमेंट से रिलेटेड बना था, तो उसमें ये जो बीपीएसएस है यानी कि बोर्ड फॉर रेगुलेशन एंड सुपरविजन ऑफ पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम, इसको रिप्लेस करने की बात कही गई थी विथ ए पेमेंट रेगुलेटरी बोर्ड, और उसके बदले में क्या लाने के बोला था, पेमेंट रेगुलेटरी बोर्ड इन आरबीआई। बाद में क्या हुआ कि टू लुक आफ्टर इंटरऑपरेबिलिटी, कंज्यूमर प्रोटेक्शन, इनोवेशन एंड R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन डिजिटल पेमेंट्स, इससे रिलेटेड। लेकिन ये जो बिल था यानी कि 2018 में ड्राफ्ट पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम बिल, ये जो इम्प्लीमेंटेशन के लिए आई थी, तो ये के जो गवर्नर थे और गवर्नमेंट का जो ओपिनियन था उसमें काफी डिफरेंस आ गई थी। तो वी शुड बी ए चेयरमैन, हाउ मेनी मेंबर्स फ्रॉम द गवर्नमेंट साइड। उसके क्या हुआ कि आरबीआई, ये तो हमने क्लियर कर लिया कि आरबीआई और गवर्नमेंट के ओपिनियन में काफी डिफरेंस हो गई थी, इस वजह से ये रेगुलेशन था वो इनकम्प्लीट रह गया। चलिए आगे देखते हैं। तो इसमें क्या बोला गया कि गवर्नमेंट के द्वारा जो प्रपोज पेमेंट रेगुलेटरी बोर्ड फॉर स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस, इसमें बोला गया कि आरबीआई क्या होगा, आरबीआई चीफ होगा और उसके नीचे क्या होंगे, उसके नीचे चार डिप्टी गवर्नर होंगे और इसी में से एक चीफ जो आरबीआई होगी, ठीक होगी, और उसके नीचे क्या होंगे, आरबीआई के बहुत सारे ऑफिसर्स काम करेंगे। और गवर्नमेंट साइड से 3 मेंबर्स जो है कि अपॉइंट किए जाएंगे जो आरबीआई के ऑफिशियल्स होंगे, और ये जो है कि किसके द्वारा अपॉइंटेड की जाएगी, गवर्नमेंट के द्वारा। यानी एक कंट्रोवर्सी क्रिएट हो गई 2018 में सितंबर अक्टूबर में। इकोनॉमिक अफेयर सेक्रेटरी यानी कि एससी गर्ग कमेटी के द्वारा ये रिपोर्ट फाइनेंस मिनिस्ट्री को दिया गया था, जिसमें सजेस्ट किया गया था कि मतलब आरबीआई गवर्नर जो है यानी उससे सेपरेट एक चेयरमैन होना चाहिए जो गवर्नमेंट के द्वारा क्या होनी चाहिए, अपॉइंटेड होनी चाहिए। हालांकि हमें इस पे ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है इस वजह से कि क्योंकि ये जो रिफॉर्म्स था, ये जो बिल था, ये पास नहीं हो पाई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। डिजिटल ट्रांजैक्शन ओम्बड्समैन क्या है, जो 2019 के उस समय आया था, यानी कि क्या रेगुलेटरी बोर्ड है और क्या इससे मतलब कि कंट्रोल किया जाएगा। तो आरबीआई ने एक डेजिनेट्स किया एक सीनियर आरबीआई ऑफिशियल्स को एट 21 प्लेसेस अक्रॉस इंडिया एज डीटीयू। आरबीआई का जो ऑफिसर्स होगा 21 शहरों में इसको क्या किया जाएगा, एक सीनियर ऑफिशियल आरबीआई का होगा। वो क्या करेंगे, दे हियर कस्टमर्स कंप्लेंट्स अप टू 20 लाख अगेंस्ट प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स
मोबाइल वैलेट्स, एप्स, नेफ्ट, आरटीजीएस एंड अदर डिजिटल ट्रांजेक्शन। इसका मतलब है दोस्तों कि जो भी जो हियरिंग्स होगा, सपोज आपने 20 लाख या उसके ऊपर का ट्रांजेक्शन किया बट दे गॉट ट्रैप्ड, या किसी तरह का कोई साइबर अटैक्स या कुछ भी होता है, तो वहां पे हम क्या कर सकते हैं, उसको कंप्लेन कर सकते हैं। और कंप्लेन करने के बाद जो प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स है उसके अगेंस्ट में करेंगे। यानी कस्टमर का जो भी कंप्लेन होगा 20 लाख से एबव का, यानी कि जो भी प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स के अगेंस्ट में होगा, ये जैसे कि मोबाइल वैलेट्स, एप्स, नेफ्ट, आरटीजीएस एंड अदर डिजिटल ट्रांजेक्शन, उससे उसमें ट्रांजेक्शन से रिलेटेड अगर किसी तरह का कोई कंप्लेंट्स होगा तो उसको हियरिंग करने की बात कही गई है। यानी उसको सुनने के लिए एक ऑफिसर्स बनाया गया है था एज ए डीटीयू। दे कैन ऑर्डर द कंपनी बैक टू रिवर्ट देयर, यानी अगर कोई ट्रांजेक्शन हो जाता है तो उसको सेटल करने के लिए आरबीआई क्या कर सकती है, उस कंपनी को या जो बैंक है उसको रिवर्ट करने का ऑर्डर दे सकती है। एडिशनल 1 लाख फॉर मेंटल एगोनी ऑफ द कस्टमर्स, यानी इसमें जो कस्टमर का जो मेंटली एगोनी होता है उसके लिए भी एक 1 लाख एडिशनल जो है उसको कंपनसेशन के तौर पर आरबीआई ने देने की बात करती है। उसके बाद हायर अपील, अगर सपोज कि वहां पर भी अगर उसको सुनवाई नहीं होती है तो वो हायर अपील में डिप्टी गवर्नर ऑफ आरबीआई है वहां पर कंप्लेन कर सकते हैं। इफ मैटर इज ग्रेटर देन 20 लाख देन आउटसाइड इट्स ज्यूरिस्डिक्शन, जैसे ही अगर ये मैटर 20 लाख या उससे अबव का होता है तो ये मैटर अपने आप ज्यूरिस्डिक्शन के बाहर चला जाएगा। यानी अब उसे कहाँ पे जाना पड़ेगा, या तो हमें उसके लिए ऑर्डिनरी कोर्ट या कंज्यूमर कोर्ट जो उससे रिलेटेड है, अलग अलग केस के आधार पे हम जाएंगे, ठीक है, वहां पे हमें कंप्लेन करना पड़ेगा। ना दोस्तों, अब हमने जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स था मेंस से रिलेटेड और हमारे लेक्चर्स में इम्पोर्टेंट जो भी पॉइंट्स था उसको हमने बहुत ही बखूबी से हमने देख लिया है। तो दोस्तों, अगर आप इस लेक्चर में और भी ज़्यादा जो भी इम्प्रूवमेंट चाहते हैं या इससे रिलेटेड और कोई आपके पास सजेशंस हो तो प्लीज़ हमें आपके कमेंट्स का बिल्कुल इंतज़ार है, और आप जो है कि ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। दोस्तों, आज की इस लेक्चर में इतना ही। स्टे ट्यून, स्टे हैप्पी एंड स्टे हेल्दी। थैंक्स।